शेरिफ कार्यालय की एक डिप्टी को पूछताछ कक्ष में बुलाया जाता है जब उस पर आधिकारिक डाटाबेस का निजी कारण से दुरुपयोग करने का आरोप लगता है। उसने मुझे अपना नाम दिया था, हम दोनों थोड़ी मस्ती कर रहे थे। मैं उस पर थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था, ऐसा ही कुछ। ये उन चीजों में से एक था, जैसे फ्लर्ट करना। इन आरोपों ने शायद उससे उसकी आजादी से भी ज्यादा छीना। सुनो, तुम्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हिम्मत मत हारना। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। आज 4 मार्च 2026 को की वेस्ट फ्लोरिडा में मोनोरो काउंटी शेरिफ कार्यालय को एक महिला ने बताया कि उनके एक डिप्टी ने कथित तौर पर उसे असहज महसूस कराया। आज आपको बुलाने का कारण है कि मैं डिटेक्टिव यूनिट में सुपरवाइजर हूँ और दक्षिण में काम करता हूँ। मैं हाल ही में हमारे एक डिप्टी के खिलाफ कुछ अनुचित व्यवहार के लिए जांच कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इसका पता है या समझ रहे हैं मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? नहीं, मैं बस लम्हा को चाहता हूँ। हाँ, तो मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन बाकी जो जानकारी मुझे है वो बस इतनी है कि मैं एम्बर और स्कॉटी से बात कर रही थी और स्कॉटी ने बताया था कि उसे किसी और डिपार्टमेंट से निकाला गया था। महिला ने कहा कि उसे डिप्टी का नाम याद है क्योंकि वह उससे बैड मंकी के सेट पर मिली थी, जो एप्पल टीवी का शो है जिसमें विंस वॉन मुख्य भूमिका में हैं। तो क्या तुम मुझे अपने और लमार की बातचीत या ये कैसे शुरू हुई उसके बारे में बता सकती हो? हाँ, तो मैं लगभग पूरे फरवरी महीने बैड मंकी के सेट पर थी, लेकिन सबसे पहला दिन जो कि 3 फरवरी था, उन्होंने हमें पहले सीन के लिए शटर से ले जाया और जैसे ही मैं बस से उतरी ये सब तुरंत शुरू हो गया। हे भगवान, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम सेट पे मॉडल्स ला रहे हैं। लमात बहुत जोर से बोल रहा था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया और मैं सोच रही थी ये कितना असहज है। मैं ऐसा पहला अनुभव नहीं चाहती थी, ये मेरी इच्छा नहीं थी। और ये तब हुआ जब तुम बस से उतरी थी? जैसे ही मैं शटल में चढ़ी, ठीक है। वो एक और पुलिस वाले के साथ था, पर मैं सोच रही थी कि वो असली पुलिस वाला है या शो का हिस्सा। मैं असमंजस में थी और फिर मैं सोच रही थी हे भगवान। तो फिर हम जो सैंडन थे उस जगह गए जहाँ सीन हो रहा था और वे हमें समझा रहे थे कि क्या होना है। मैं एक समय सैंडन के साथ थी, फिर अलग हो गई क्योंकि देखना चाहती थी वहाँ और क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइड में रखा था। वो मेरे पास आकर बोला, अगर मैंने आपको असहज किया या अपमान किया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा आप ठीक हैं। फिर उसने नाम पूछा। मैंने कहा सुनिए। उसने पूछा आपकी वेस्ट में रहती है या एले क्रू के साथ? मैंने कहा मैं मैराथन में रहती हूँ, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड कुछ साल पहले यहाँ आए थे। और फिर वो बोला अच्छा तो आप मैराथन में रहती है? मैं बोली हाँ। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि सेकेंड टीम अंदर जाए, तो फिर हम अंदर चले गए। और जैसे ही हम वापस बाहर आए और मैं फिर से अकेली थी, वो फिर मेरे पास आया और बोला क्या आपके पास सोशल मीडिया या कुछ है? और मैं बोली मैंने उसकी उंगली में अंगूठी देखी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी क्या वो असली पुलिस वाला है या नकली पुलिस वाला है ना। रिपोर्ट में डिप्टी का नाम लमार रोमन बताया गया है, जो घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात असली शेरिफ डिप्टी थे। और ऐसा लगता है कि इशारा समझने के बजाय उसने कथित तौर पर इस महिला से किसी भी तरह की संपर्क जानकारी लेने के लिए बार-बार दबाव डाला, यहाँ तक कि उसने ऐसा करने के लिए हदें पार कर दी। उसने फ़ोन निकाल लिया और मैं इतनी कंट्रोल नहीं हूँ कि उसे कह सकूँ मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसने अपना फ़ोन निकाला और बोला क्या है? और मैंने कहा मेरा नाम। और मैं थोड़ी दूरी बनाने लगी थी क्योंकि मैं समझ सकती थी कि उसका व्यवहार कैसा है और वो क्या चाहता है, जैसे मैं समझ सकती थी कि वो किस चीज़ के पीछे है। और फिर मैं ऐसे थी और उसने मुझे अपने फ़ोन पे ढूंढ लिया और फिर बोला तुम तो पॉपुलर हो। और मैं बोली ठीक है। और फिर बाकी स्टैंड में वहाँ गई और वो बोले वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। मैंने कहा नहीं, बस से उतरने के बाद से ही मैं परेशान हूँ। और फिर उन्होंने दूसरी टीम को फिर से बुलाया और जब हम फ्री थे वो फिर मेरे पास आ गया और वो बोला वैसे मैं डांस कर सकता हूँ। और मैं बोली अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने अपनी आवाज़ का टोन थोड़ा बदलना शुरू किया और मैं बोली अच्छा। और फिर वो मेरे पास 3 या 4 बार आया और मुझे किसी और स्टैंडर्ड ने वहाँ से हटा दिया।
फिर मुझे वहाँ से एक लड़की ने हटा दिया जो मेरे चर्च जाती है, और वो फिर मेरे पास आया और उसने कहा मैं तुम्हें रास्ते में रोकने वाला हूँ, और मैंने कहा नहीं तुम नहीं करोगे, और वो बोला मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें रास्ते में रोक लूँगा। वो ऐसे फ्लर्ट कर रहा था जैसे मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तुम ऐसा मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड खुश नहीं होगा, मैं ये सलाह नहीं दूंगी। और फिर वो हंसने लगा जैसे सब मजाक में हो। और फिर नहीं, तभी चर्च वाली लड़की मुझे साइड में ले गई और बोली तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। वो लड़का मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। मैंने देखा वो किसी और पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था। मैं सोच रही थी ये सब बहुत अजीब है। फिर वो आखिरी बार आया और बोला मैं 30 मिनट में जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्या आप असली या नकली पुलिस वाले हैं? वो हंसकर बोला मैं असली पुलिस वाला हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या हम शिफ्ट के बाद और शिफ्ट्स में काम करेंगे? मैंने सोचा ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ ठीक है और वहाँ से चली जाती हूँ। तो फिर 20 फरवरी को जब बैड मंकी और बाकी सब लोग सेक पे थे, वो आखिरी दिन था। मैं अंबर को बता रही थी कि ये करीब 4-12 बजे हुआ, क्योंकि मैंने तुरंत मैसेज किया और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल भी किया था कि अभी अभी ये हुआ है। और मैं बिग पाइन से थोड़ा आगे थी और अचानक मैं गाड़ी चला रही थी और ट्रैफिक ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा नहीं था, और मैंने यहाँ साइड में एक पुलिस वाले को देखा और उसने मेरे पीछे वाले ट्रक को काट दिया। और मैं सोचने लगी और तुरंत ही मुझे लगा यही है, जैसे मुझे पता था कि यही है, और मैं उसे अपने रियर व्यू मिरर में देख सकती थी। मैं सोच रही थी तुम मत रोकना। उसने मुझे रोका, पैसेंजर विंडो के पास आया। मैंने विंडो नीचे की और बोली मुझे पता था तुम ही हो। मैंने पूछा क्या मेरी सारी जानकारी तुम्हारी स्क्रीन पर थी? तुम्हें कैसे पता चला मैं ही थी? वो बोला मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और रोक लूँगा। फिर उसने कहा मैं चाहता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी कार में हो ताकि मैं उसे बाहर निकाल कर परेशान कर सकूँ। और मैं बोली फिर से कह रही हूँ, मैं ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। वो बोला तुम भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं करती? मैंने कहा मुझे देर हो रही है, वैसे भी उस दिन मैं काम पर नहीं थी, मैं सबको अलविदा कहने और कुछ लोगों से मिलने जा रही थी। मैंने उसे कहा कि मुझे देर हो गई है, बस उस सिचुएशन से निकलने के लिए। मैंने कहा मुझे 4 बजे वहाँ पहुँचना है, क्या जा सकती हूँ? वो बोले हाँ। वो बस मेरी कार में देख रहे थे। मैंने पूछा क्या मैं जा सकती हूँ? आखिरकार उन्होंने कहा हाँ जाओ। ठीक है। और फिर हाँ, मैं वहाँ लोगों को इसी बारे में बता रही थी और उन्होंने कहा रिपोर्ट करो, और मैं सोच रही थी मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता। मामले की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी रोमन ने इस महिला को ढूंढने के लिए शेरिफ कार्यालय के डेटाबेस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में लिखा है कि मैंने मुझे उपलब्ध कराए गए डेविड रिकॉर्ड की समीक्षा की, जिसमें दिखा कि डिप्टी रोमन ने 3 फरवरी 2026 को 12:23 और 5 सेकंड पर डेविड में साइन इन किया। दोपहर 12:23 बजे कानूनी अस्वीकरण स्वीकार किया और 3 फरवरी 2026 को दोपहर 12:23 बजे नाम छुपाया गया के लिए खोज की। रिकॉर्ड में दिखा कि उन्होंने छुपाए गए रिकॉर्ड्स विवरण, हस्ताक्षर, वाहन और वर्तमान फोटो देखे। डिप्टी रोमन ने इस खोज का उद्देश्य कोड पृष्ठभूमि जांच दर्ज किया। शेरिफ कार्यालय के अनुसार डिप्टी रोमन ने अगले दिन सर्च डेटाबेस में उनका नाम कई बार खोजा, लेकिन एक ही पहले और आखिरी नाम लेकिन अलग अलग मध्य नाम वाली कई महिलाएं मिली। उन पर आरोप है कि उन्होंने 3, 4 और 19 फरवरी को उनका नाम खोजा। 19 फरवरी को ही डिप्टी रोमन ने उन्हें वाहन जांच के लिए रोका था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार पहला वीडियो 15:56-49 पर शुरू होता है, जिसमें डिप्टी रोमन को US 1 पर दक्षिण दिशा में गाड़ी चलाते दिखाया गया है। रिकॉर्डिंग तब शुरू होती है जब डिप्टी रोमन, जहां ओवरटेक करना मना है, में डंप ट्रक को पार करते हुए 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ते हैं। रिकॉर्डिंग 15:57-24 पर खत्म होती है। वीडियो के अंत में डिप्टी रोमन डंप ट्रक पार कर एक अन्य बड़े डंप ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी लगाते हैं। एक वीडियो में दिखाया गया है कि इस प्रक्रिया में वो लगभग टक्कर करा देते हैं। दस्तावेज में आगे लिखा है, उद्धरण, डिप्टी रोमन ओवरटेक करते समय लगभग आमने सामने की टक्कर का कारण बनते हैं, क्योंकि उत्तर की ओर जा रहा एक सफेद ट्रक टक्कर से बचने के लिए सड़क से हट गया। रिकॉर्डिंग 15:58-25 पर समाप्त कर दी जाती है। वीडियो में दिखता है कि डिप्टी रोमन ने गहरे रंग की SUV को ओवरटेक किया और फिर दूसरी गहरे रंग की SUV के पीछे चले गए। चौथे वीडियो में दिखाया गया है कि डिप्टी रोमन ने ट्रैफिक स्टॉप की सूचना रेडियो पर नहीं दी और पैसेंजर साइड से वाहन के पास आकर ड्राइवर से बात की।
डिप्टी रोमन ड्राइवर से कोई भी सामान या कागजात लेते हुए नजर नहीं आते। वाहन के ड्राइवर से बात करने के बाद डिप्टी रोमन अपनी गाड़ी में लौट जाते हैं और गाड़ी में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। वीडियो वहीं खत्म होता है जब रोकी गई गाड़ी US-1 पर दक्षिण दिशा में बढ़ती है। तो डिप्टी रोमन ने ये सब सिर्फ एक नंबर या इंस्टाग्राम हैंडल के लिए किया। अब वे आधिकारिक डेटाबेस के दुरुपयोग के कारण नौकरी खोने के खतरे में हैं। इसलिए डिप्टी रोमन को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। उन्हें पता है कि जांचकर्ता उनसे क्यों बात करना चाहते हैं। क्या आप इन सभी अधिकारों को समझते हैं? हाँ। इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए क्या आप आज मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ, ठीक ओके। तो हमारी आपराधिक जांच आपके बारे में है, ठीक है, और कुछ डेटाबेस से जुड़ी बातें, सही है? तो क्या आपको पता है ये किस बारे में है? मुझे लगता है हाँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस बारे में है? मुझे पता है, मैंने लोगों को रोका है। कुछ जांच पड़ताल की और डेविड में भी देखा, लेकिन फिर बस इतना ही। ठीक है, आपने डेविड में किसके बारे में देखा था? किसके बारे में? वारंट। ठीक है, मेरा मतलब है मैं कानून प्रवर्तन की आधिकारिक हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, सही। ये उससे थोड़ा आगे जाता है। ठीक है, तो मेरी समझ के अनुसार जो हमने देखा है उसके आधार पर क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम है जैसन? हाँ ठीक है। आप उसे कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता कि वो कौन है? मैंने उससे बात की है। इसका क्या मतलब? ड्यूटी पे। ड्यूटी पे? हाँ। ठीक है, क्या आप समझा सकते हैं कि आपका मतलब क्या? जैसे मुझे बताइए कि आपने ठीक क्या बात की थी? ठीक है, वो ऐसा था कि उसने मुझे अपना नाम बताया, हम दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। लगता था जैसे मैं उस पे लाइन मार रहा था। ये कुछ वैसे ही था, फ्लर्टिंग जैसा। ठीक है, मेरा मतलब है आपको फ्लर्ट करने की इजाजत है ना? तो आप उससे एक सुरक्षा ड्यूटी पे मिले थे। कौन सी सुरक्षा ड्यूटी? बैड मंकी। और जब आप उनसे मिले उसके बाद क्या हुआ? वो मुझे इशारे देता रही थी, जैसे कि अरे मुझे ढूंढ के दिखाओ वगैरह। ऐसा था, आप जानते हैं, मैं बस कह रहा था कि मैं कुछ ऐसा ही करूँगा। और मैंने उसका नाम MNI में खोजा और फिर वहीं से आगे बढ़ा। जब आपने कहा वो कह रही थी गुड लक फाइंडिंग यू, क्या वो टेक्स्ट में था? सामने कह रही थी। क्या वो सामने कह रही थी? हाँ ठीक है, और वो सब डिटेल के दौरान हुआ था? आप दोनों थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे और आगे पीछे बात कर रहे थे? क्या किसी भी समय आप लोगों ने नंबर या कुछ और एक्सचेंज किया? नहीं, तो मैंने बस उसका इंस्टाग्राम लिया। ठीक है, आपने उसका इंस्टा लिया, क्या आपने उसे इंस्टा पे मैसेज किया? हाँ ठीक। वो बातचीत कैसी रही? बस है, जैसे आपसे मिलके अच्छा लगा और बस उसे डायरेक्ट मैसेज किया था? हाँ। सुनो, मैं मोबाइल पे हूँ। हाँ। तो क्या वो इंस्टा पे जवाब दे रही थी? नहीं नहीं, मैंने बस एक बात कही और फिर बस पीछे हट गया, क्योंकि मुझे नहीं पता। हे भगवान, आप जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ, तो बस ऐसा ही। मैं समझता हूँ यार। हाँ, वो अपने लिए हालात बिल्कुल बेहतर नहीं बना रहा। नौकरी के साथ पत्नी भी खो सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, ये बात हमारे बीच ही रहेगी, ठीक है? इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मेरे पास ज्यादा नियंत्रण नहीं है और मेरा कोई हक भी नहीं बनता किसी और को कुछ भी बताने का, सही है? तो वापस उसी पे आते हैं, ठीक है? तो तुम उससे मिले, उसका इंस्टा लिया, थोड़ा फॉलो किया। हाँ। क्या तुमने उसे डेविड में चेक किया? हाँ। ठीक है, तुमने डेविड में उसे क्यों चेक किया? किसी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किया, मुझे नहीं पता। मैंने जैसे ही किया मुझे लगा मैंने क्या कर दिया, तो मैं थोड़ा पीछे चला गया। लेकिन चूंकि मैं उससे इंस्टा पे ढूंढ पाया। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैंने उस दिन उसका इंस्टा ले लिया था। हाँ। लेकिन मैं बस कह रहा हूँ, जैसे तुम जानते हो, मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था। मैं जा रहा था, मैं उसे ढूंढने वाला था, तुम जानते हो। और तो तुमने उसका नाम डेविड में डाला?
हाँ मतलब अगर मैंने पहले एम और आई डाला होता। ठीक है, तो तुमने उसे एमआरआई में चेक किया ताकि देख सको कि उसके पास एमआरआई है या नहीं। क्या तुमने किया? क्या तुम्हें एमआरआई में कोई जानकारी मिली? हाँ। हाँ। क्या आपने एम और कैलेंडिंग में जो मिला उसके आधार पर उसे डेविड में खोजा? ठीक। डेविड में आपने क्या खोजा? उसका नाम क्या था? हाँ मुझे लगता है शायद उसका डीओ था। बस इतना ही। और ये बस एक तरह से था। हाँ, इसे करने का कोई कानूनी कारण नहीं था। ठीक है। क्या आपने डेविड में उसकी जानकारी एक से ज्यादा बार खोजी थी? नहीं। क्या आपने डेविड में उस नाम को एक से ज्यादा बार खोजा था? मुझे नहीं पता कितनी बार। मुझे लगता है कि वो एक बार था जो मुझे याद है। क्या इस महिला के साथ और कुछ हुआ जैसे आपकी भागीदारी के साथ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ठीक है। क्या आपने उसे रोका था? मैंने रोका था। ठीक है। हो गया था? मुझे याद नहीं। तुम्हें याद नहीं है? क्या ये हाल ही में हुआ था? मुझे लगता है पिछले हफ्ते जैसा कुछ था। ठीक। मुझे नहीं पता, ये करीब एक हफ्ता था, तो ऐसा ही था। जब आपने उसे रोका क्या पता था वो वही है? हाँ। क्या आपके पास उसे रोकने का कानूनी कारण था? नहीं। तो 19 तारीख को जब आपने उन्हें रोका था तो रोकने का कोई कानूनी कारण नहीं था। क्या आपने रेडियो पे सूचना दी थी? मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा था। लेकिन उस वक्त मैं बस हाय कहने ही वाला था, मतलब अच्छा मिल गई तुम, और हम हंस रहे थे, बस इतना ही था। ठीक है, लेकिन आपने उस स्टॉक को सिस्टम में भी दर्ज नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं किया? इसके लिए क्या आपने उसकी नंबर प्लेट के लिए एक अलर्ट सूची बनाई थी? हाँ। ठीक है। क्या इसी तरह आपको पता चला कि वो उस दिन दक्षिण की ओर जा रही थी? इसीलिए आपने कई गाड़ियां पार की और कैमरा उसके पीछे जाने से पहले 3 बार ऑन हुआ। हाँ। तो आप उसका पीछा कर रहे थे ताकि बस उसे रोक कर कह सकें सुनिए। हाँ वो बेवकूफ़ी है। ठीक है। क्या उसे अलर्ट सूची में डालने का कोई कानूनी कारण था? क्या उस पे किसी बात का शक है? नहीं। क्या उस समय के बाद से आप लोगों ने कोई बात की है? नहीं, मुझे लगता है बस वही था, मैं बस वही करना चाहता था, और मुझे लगता है नहीं, लेकिन वही आखिरी बार था। हाँ। क्या आपने कभी डेटाबेस का गलत इस्तेमाल किया है? क्या और भी कोई मौके हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है? नहीं। ठीक है। क्या कोई और व्यक्ति है जिससे आपने डेविड वगैरह में खोजा है? नहीं, ये दूसरे मामलों के लिए है। मैंने इसका और हॉट लिस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया है, वही एक है जो मैंने किया। हॉटलिस्ट, डेविड और एनसीआईसी आपने वारंट वालों या कानूनी वजह से किसी को ढूंढने के लिए ही इस्तेमाल किए हैं, सही है? हाँ लेकिन वो, हाँ। लेकिन वो बस उससे फ्लर्ट करने के लिए था। हाँ मुझे पता है, मैं बेवकूफ था, वो बोली। हाँ। हाँ मुझे देखने दो। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताओ, वो तुम्हारा क्या मतलब? मेरा मतलब है, मुझे लगा वो मॉडल है, एक्टिंग भी करती है, क्योंकि इन्होंने बैड मंकी में कास्ट को बुलाया था। And, मैंने सोचा जाके हेलो बोलूं, और कर भी दिया। फिर पूछा क्या तुम मॉडल हो? मैं फैन जैसा हो गया। उसने कहा नहीं, स्थानीय। फिर हम इस बातचीत में आ गए, और फिर उसने अपना नाम बताया। मैंने कहा तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। उसने पूछा क्या इंस्टा पे? फिर उसने फॉलो किया। वो मैराथन में रहती है। क्या आपने उसकी गाड़ी या उसका ड्राइविंग लाइसेंस या उसका नाम एफसीआईसी और एनसीआईसी के जरिए चेक किया? जैसे आपकी कार में? मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है शायद वो उसकी कार थी। उसकी कार, ठीक है। जैसे उसकी नंबर प्लेट। उसे डेविड डेटाबेस से क्या मिला? मुझे ऐसा लगता है या तो वो कार थी, या फिर वी आर। तुमने हॉटलिस्ट कब डाली थी? वो फरवरी की शुरुआत में था। तो ये उसके तुरंत बाद ही था। हाँ ये पहली बार था, 3 फरवरी को।
क्या उसे LPR में डाला? मुझे लगता है शायद कुछ दिन बाद, मुझे याद नहीं है। क्या जब आपने उससे मुलाकात की थी उसके तुरंत बाद? हाँ। और फिर आपको कोई हिट्स नहीं मिली या उसे नहीं मिली? बस टाइमिंग का मामला था, ठीक है। हाँ। क्या तुम्हें पता था डेविड सिस्टम में उसकी जानकारी चेक करना गैर कानूनी था? हाँ। तो क्या हुआ? क्या तुम्हारा तुम्हारा इस सब में क्या मकसद था? मतलब क्या 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 तुमने मुझे 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 नहीं पता। मैंने सोचा था कि मुझे नहीं पता। मुझे लगता है बस किसी ऐसे इंसान से मिलना, समझ रहे हो, और उससे एक तरह का जोश मिलना, और वो मुझे बढ़ावा दे रही थी। ये उन्हीं चीजों में से एक था। मुझे नहीं पता, वो भी इससे बढ़ावा दे रही थी। जांचकर्ताओं से मिलने के बाद लमार रोमन ने कप्तान और लेफ्टिनेंट को ईमेल भेजा। बताया गया है कि इसमें लिखा है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों को ईमानदारी से माफी मांगते हुए मुनारो काउंटी शेरिफ कार्यालय में अपनी हरकतों से हुई निराशा स्वीकार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा लिए गए फैसलों में मेरी सोच में कमी थी और मैं उन फैसलों के कारण मेरी टीम, पर्यवेक्षकों और पूरी एजेंसी पर पड़े प्रभाव की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे निराशा है कि मेरी हरकतों से अनावश्यक बाधा बनी और दूसरों को मुश्किल में डाला। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और सोच में हुई चूक को अपनी पेशेवरता और निर्णय लेने की क्षमता पर हावी होने दिया। मुझे लगता है कि समस्याएं सुलझाकर और अनुभव से सीखकर आगे बढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। ईमेल में आगे लिखा है, उद्धरण, आगे बढ़ते हुए मेरा इरादा व्यक्तिगत विकास, जवाबदेही और ये सुनिश्चित करने पर है कि मैं इस अनुभव से सीखूं ताकि मैं इन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊं। मुझे अफसोस है कि मैंने टीम को निराश किया और मैं इससे बेहतर इंसान और पेशेवर बनने की कोशिश करती रहूंगी। अंत में ईमेल में लिखा है, सादर, लमार रोमन। रिपोर्ट के अनुसार महिला डिप्टी रोमन के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराना चाहती थी, लेकिन विभाग ने आरोप लगाए। अगर आपके पास जमानत एजेंट आदि पहले से तैयार हैं और वे भी यहाँ तक कि आप जानते हैं मेरे पास 5,000 नहीं है। कार में बैठने से पहले अपनी पत्नी से बात करना चाहते हैं। मोनेरो काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक डेप्टी लमार रोमन पर कानून प्रवर्तन कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दुरुपयोग का आरोप है। इसके अलावा उन्हें उनकी पत्नी के सामने गिरफ्तार किया गया और विभाग का कहना है कि उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। हम उन्हें कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। माफ कीजिए। किसी जमानत कराने वाले एजेंट से बात करें ताकि जमानत की रकम का इंतजाम हो सके। तो क्या वो रात भर रहेगा? नहीं। क्या उसे रिहा किया जा सकता है या हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए? मुझे उन सवालों के कोई जवाब नहीं पता, आप जानते हैं। सिर्फ इसलिए कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता। घर, काम उसके पास एक है। एक एस्कॉर्ट। मेरा मतलब है, इसके बाद आप जानते हैं, मुझे पता है कि आप सख्त हैं। आपने पहले ही वकील से संपर्क कर किया है। मेरी सलाह है कि बस वकील से मिलिए। आप जानते हैं, सरकारी वकील से, ठीक है, वही अभियोजक है। और इस बिंदु पर अब ये उनके हाथ में, ये मेरे हाथ से बाहर है। तो लेकिन वही लोग हैं जो हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं है कुछ भी। क्या यूनियन वकील का खर्च देती है? हमें पैसे देने होते हैं। आप यूनियन से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो अभी प्रोविजन पे है। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन हो सकता है उनके पास कुछ हो गया, आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते ठीक है, क्या हम बस उसे कल खुद ही सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं? अभी नहीं, वारंट एक्टिव है, वो हमारे सामने है, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे लगा था कि उसे निकालना ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं। नहीं, मेरा मतलब है, मैंने उसे बताया था कि मैं अपनी जांच कर रहा हूँ। बस उसको अपने फोन से नंबर निकालने मत देना। एक बार जब मुझे हो जाए, बाकी सब लोग शायद वही, वो जमानत कराने वाले एजेंट को तुम्हारा नंबर भी दे सकता है। वो उसके लिए बाकी काम निपटाने में मदद कर सकता है।
तुम्हारे पास मदद करने के लिए कोई पैसे नहीं है, नहीं। जाओ तो जाकर गले लगा। हथियार, चाकू वगैरह नहीं और कुछ? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। ठीक है, अगर मुझे उस वारंट से कोई दिक्कत होती है, लेकिन वो सिस्टम में होना चाहिए, है ना? जब तक वो सिस्टम में है। सिर्फ एक सर्विस के लिए, ठीक है रोमन, माफ करना भाई, जैसी स्थिति है वैसी हम अब यहाँ हैं, लेकिन बस याद रखना मैंने क्या कहा था, ये सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है, ठीक है? नहीं अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर है, तुम इससे आगे निकल जाओगे। सही है, सुनो मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है? मत हारना भाई। लमार रोमन को मुनोरो काउंटी जेल ले जाया गया और $50,000 की जमानत पर रिहा किया गया। ऑनलाइन अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले हफ्ते लमार रोमन ने प्री ट्रायल इंटरवेंशन प्रोग्राम ज्वाइन किया। इसका मतलब है जब तक वह कम्युनिटी सर्विस या काउंसलिंग जैसी जरूरी चीजें पूरी करता है, उस पर लगे आरोप हटाए जा सकते हैं। इनसाइड द क्राइम केस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। कल एक और केस के साथ मिलूंगी।